इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान कक्षा 9 अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ और इस टॉपिक में है अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। इस अध्याय की हमने एक पहले भी वीडियो बनाई है। आप इन प्रश्नों के उत्तर पढ़ने से पहले आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। यहाँ पर ये 300 के दिया गया है, केल्विन स्केल दिया गया है, हमने इसको सेल्सियस में बदलना है। केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए केल्विन में से 273 घटा दिया जाता है। तो जैसे यहाँ पर 300 के दिया गया है तो इसमें से 273 घटाएंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस उत्तर आ जाता है हमारा। इसी से बी भाग, अगला बी पार्ट है, सेल्सियस है यहाँ पर 573 के, और इसमें से यहाँ पर जो है 273 घटा दिया गया है। तो ये घटाने के बाद में हमारे पास में 300 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए उसमें 273 जोड़ दिया जाता है। जैसे पहला भाग है यहाँ पर ए पार्ट है, केल्विन इकाई बराबर है सेल्सियस इकाई प्लस में 273 के। तो इसमें 25 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ेंगे तो हमें जो है 298 के प्राप्त होता है। उत्तर कितना आ जाता है? 298 के। अब बी भाग है, 373 डिग्री सेल्सियस को 273 जोड़ देते हैं इसमें केल्विन में चेंज करने के लिए। ये यहाँ पर सेल्सियस शब्द है, ये गलत लिखा हुआ है, सेल्सियस। क्या शब्द है? सेल्सियस। तो 273 इसमें जोड़ते हैं तो 646 के आ जाता है। एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, सेल्सियस, सेल्सियस। यहाँ पर क्या है? सेल्सियस है। और इससे तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। पहला है, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। पहला है, नेप्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। इसका दूसरा भाग है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। तो उसमें पहले भाग का ए भाग का उत्तर है, जो नेप्थलीन है यह एक ऊर्ध्वपातनशील पदार्थ है। इसका समय के साथ ऊर्ध्वपातन हो जाता है, इस कारण यह कुछ भी पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। इसके बाद में इत्र है, इत्र की वाष्पीकरण की दर बहुत अधिक होती है, इसके कण आसानी से वायु में विस्तृत हो जाते हैं, इसलिए इसकी गंध बहुत दूर बैठे रहने पर भी हमारे पास पहुंच जाती है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो आकर्षण है पदार्थ के कणों का, गैस में सबसे कम होता है, उसके बाद द्रव में और ठोस में जो आकर्षण है सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है, जल द्रव है और चीनी क्या है? ठोस है। तो इसलिए सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर जल और फिर चीनी जो है आएगा। इसमें ऑक्सीजन का जो कण है, जो अणु है, उनके बीच में जो आकर्षण बल है वो सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा जल के अंदर है, उससे ज़्यादा जो है चीनी के अंदर है। यानी चीनी में जो अणु है उसके या कण है, जो आकर्षण बल है वो सबसे ज़्यादा है। निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है? तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था द्रव अवस्था है। कौन सी है? द्रव अवस्था। तो इसमें यहाँ पर और 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या है? ठोस अवस्था में पाया जाता है जल। ठोस का अर्थ क्या है? भी जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में बदल जाता है, यानी बर्फ अवस्था में पाया जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था भाप है, जो कैस में पाया जाता है? गैसीय अवस्था के अंदर पाया जाता है, भाप के रूप में पाया जाता है। इससे छठा प्रश्न है, पुष्टि हेतु कारण दें। पुष्टि हेतु कारण दें। तो पहला भाग है इसका, जल कमरे के ताप पर द्रव है और लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में है। तो इसमें इसका उत्तर क्या है यहाँ पर कि जो लोहे, जो जल है, जल 0 डिग्री सेल्सियस पर तो जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल करके भाप में बदलता है।
परंतु जो कमरे का तापमान है कितना माना जाता है, 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। या कई बार जो कमरे का तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में भी होता है। तो कहने का भावार्थ क्या है कि इस तापमान पर यानी कमरे के ताप पर जल जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। इससे अगला प्रश्न है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। क्यों? लोहा क्या है, एक बहुत अधिक कठोर धातु है और इसका गलनांक जब 1538 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि कमरे का तापमान कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। जब लोहा जो है 1538 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है और कमरे का तापमान जब 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, तो इसलिए जो लोहा जो है कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। इससे अगला है 7वां प्रश्न है, 273 के पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी ताप पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? तो इसमें उत्तर है 273 के या 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में जल की अपेक्षा जो है गुप्त ऊष्मा छिपी हुई होती है। इसलिए 273 के ताप के जल को 273 के ताप पर बर्फ में बदलने के लिए और अधिक शीतलता की आवश्यकता होती है। या फिर 273 के ताप की बर्फ को 273 के ताप के जल की अपेक्षा अधिक शीतलता जो है प्रदान करती है। तो कहने का भावार्थ क्या है कि जो बर्फ है, बर्फ में जल की अपेक्षा 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ में 0 डिग्री सेल्सियस के जल की अपेक्षा जो है गुप्त ऊष्मा जो है छिपी हुई होती है। इस कारण जो बर्फ जो है जल की अपेक्षा ज़्यादा ठंडी होती है। अगला है, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किस में अधिक महसूस होगी? भाप से जलने की तीव्रता जो है अधिक महसूस होगी, क्योंकि भाप में जल की अपेक्षा गुप्त ऊष्मा छिपी हुई है। इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस की भाप 100 डिग्री सेल्सियस के जल की से अधिक ऊष्मा रखती है। या हम कह सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस की भाप 100 डिग्री सेल्सियस जल की अपेक्षा जो है हमें ज़्यादा गर्म अनुभव होगी। इससे अगला है, निम्नलिखित चित्र के लिए ABCD तथा F की अवस्था परिवर्तन को नामांकित कीजिए। तो इसमें यहाँ पर जो ये चित्र दिया गया है और इसमें यहाँ पर ये A संगलन आ जाता है, उत्तर इसका B वाष्पीकरण आ जाता है, C संगलन, D जमना, E ऊर्ध्वपातन और F जो है निक्षेपण आ जाता है। अब हम इसको जो चित्र दिया गया है उसकी सहायता से समझाते हैं कि चित्र क्या कहता है। अब इसके लिए ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर इसमें यहाँ पर सबसे पहले ये दिया गया है कि ए भाग है। सबसे पहले ए में क्या है, ठोस से द्रव में बदलता है। ये ऐसे निशान दिया गया यहाँ पर। तो ठोस से द्रव में बदलने को संगलन कहते हैं। क्या कहते हैं? संगलन। तो यहाँ पर ए में संगलन आएगा। और जो बी है, द्रव से गैस में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसको वाष्पीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर आएगा वाष्पीकरण। सी है गैस से द्रव में बदलना, इसको कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं? संघनन। और डी जो है, यहाँ पर डी दिया गया है, द्रव जो है ठोस में बदल रहा है, इसको जमना कहते हैं। जिस तरह से जल जो है बर्फ के अंदर जम जाता है तो उसको क्या कहते हैं? जमना कहते हैं। फिर अगला ई आ गया। ई में क्या है, यहाँ पर ठोस है, ठोस से गैस में बदलता है, तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। और फिर अगला क्या है? निक्षेपण है, दिखाया गया। एफ भाग है। एफ में क्या है, जो गैस है, गैस इसमें क्या है, ठोस में बदलती हुई दिखाई गई है, इसको निक्षेपण कहते हैं। इस तरह से हम इस चित्र की सहायता से पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो के माध्यम से यह टॉपिक आपको समझ आए होंगे। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे अगला लेक्चर जो है आपको मिलता रहे।